हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट 2020 के फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि लगभग 90% क्वेश्चन अपने नोट्स का और बुकलेट का है। एक एक पेज वाइज नोट्स को डिस्प्ले कराएंगे, बुकलेट को डिस्प्ले कराएंगे और बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है जो इस बार नीट में आया है और हर क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। तो जो लोग इस बार नीट का एग्जाम दिए हैं और उन लोगों को जिन लोगों को लगता है कि टफ था इस बार का पेपर, तो उनके लिए बता दे ओवरऑल अभी डिस्कशन करने से पहले कि लगभग क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ही था। मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था नहीं इस बार, और 2-3 क्वेश्चन थ्योरी था, लेकिन ज़्यादातर सब फॉर्मूला बेस्ड ही था। तो जो लोग नीट इस बार दिए हैं और 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा का पूरा सारा का सारा वीडियो आप देखिए और अपने पे एनालिसिस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन टफ लगा, आप कैसे थ्योरी को पढ़े थे, किस तरह से किए थे काम। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप लोग में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मेरा पुराना बुकलेट है, नया जो अपडेट हुआ है बुकलेट में वो नहीं होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास नया बुकलेट है या फिर बाद में मोबाइल ऐप जो है उसमें डालेंगे नया बुकलेट, तो आपको हो सकता है मिले। तो आप देख लीजिएगा, दोनों बताएंगे, नया बुकलेट और पुराना बुकलेट में पेज नंबरिंग के साथ कहाँ कहाँ पे है। जैसे अभी हम लोग ग्रेविटेशन का बुकलेट आप लोग निकालिए। ग्रेविटेशन के बुकलेट जो पुराना वाला है उसका पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 45, या जिनके पास नया बुकलेट है उसका पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 50। फिर से रिपीट करते हैं, ग्रेविटेशन का बुकलेट ओल्ड जो है, पुराना है जो आपके पास है, वो पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 45, या फिर न्यू जो जिनके पास बुकलेट है उसका पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 50। आप यहां पे देखिए क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लिए एक बार। अब हम लोग इस बार के नीट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर नीट का क्वेश्चन को आप देखिए, सेम है, बिल्कुल सेम है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत आसान है, वो टफ नहीं है। तो इसमें बोला क्या है, एक बॉडी का वेट है अर्थ के सरफेस पे 72, तो कह रहा है कि एक हाइट पे कितना होगा। हाइट कितना है, रेडियस का आधा। तो आपको ये पता है ना, ग्रेविटेशन में मेरा नोट्स जो पढ़े होंगे या फिर ये क्वेश्चन जब करवाए थे आपको, तो क्या था, हाइट जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी घटता जाता है। उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। यही फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन, जब ऊपर अर्थ के सरफेस पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटता जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो सरफेस पे कितना है, सरफेस पे वेट है 72, यानी mg दिया हुआ है क्वेश्चन में, mg का वैल्यू है 72 न्यूटन है। छोड़ दीजिए, न्यूटन मत दीजिए। तो कह रहा है कि ऊपर में अर्थ के सरफेस, जैसे अर्थ है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे mg कितना होगा, फोर्स ही पूछा ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg, तो g डैश का वैल्यू कितना होगा। तो g डैश का वैल्यू यहां से निकालते हैं, g इंटू आर बाई आर प्लस, ये हाइट कितना है, हाइट है रेडियस का आधा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाइट है रेडियस का हाफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये गया 2, ये 3 बन गया, ऊपर में 2, तो 2/3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ये 2 प्लस एक 3 हो गया, ये 2 पड़ गया, 2/3 का स्क्वायर यहाँ पे g, तो ये हो जाएगा 4/9g। 4/9g हो गया नया g डैश। तो अब जो नया फोर्स होगा mg डैश, m और g डैश की जगह इतना डालेंगे, g 4/9 को अलग कर लीजिए, mg का वैल्यू यहाँ पे है पता 72 है, तो 72 इंटू 4/9 32। इसका कौन सा आंसर हो गया, इसका आंसर 3। और ये क्वेश्चन हम लोग पहले से देख लिए हैं कि बुकलेट में भी है, इसको बनाए हुए जो होंगे आराम से उनका हो गया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस ये आपको जानना था, इतना सिंपल सा तो फार्मूला है। देखिए इसमें इस बार का जो क्वेश्चन है ना, कोई भी टफ नहीं, फार्मूला बस आपको याद है, फट से लगाइए, आंसर पाइए, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ही नहीं। आपको इसमें अच्छा खासा करके आना चाहिए था। ये फार्मूला सिर्फ जानते कि अर्थ के सरफेस पे ऊपर बढ़ते हैं तो जी कितना होता है, बस आराम से बन जाता क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अब अपना नीट का, इस बार का नीट का सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बोर्ड पे देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है, करेक्ट क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर, यानी दोनों कॉपर ही है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है, कितना से 1 केल्विन से बनाना है। ठीक है, अब हम अपने बुकलेट में इस क्वेश्चन को देखते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बुकलेट में जाइए, जिनके पास न्यू बुकलेट है उसके पेज नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 144, और जिनके पास पुराना बुकलेट है उसका पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 119, 119, यानी पुराने बुकलेट के पेज नंबर 57 का 119 और नए बुकलेट में पेज नंबर 64 का 144, 144। देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। अब इसको बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड, रेशियो चाहिए। तो ये बताइए
किसी भी मास को अपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े ms डेल्टा टी, फार्मूला क्वेश्चन तो सेम ही है, हम लोग पढ़े हुए हैं। किसी को भी हीट देते हैं तो वो फार्मूला होता है ms डेल्टा टी। अब क्या है कि दोनों का दोनों कॉपर ही है, सब कुछ तो कॉपर ही है, तो S भी सेम हो गया और डेल्टा टी भी सेम है। डेल्टा टी बोलता है ना कितना से 1 केल्विन से बढ़ाता है, ये दोनों तो सेम है। तो जो फर्क होगा मास में होगा, मास में इसलिए फर्क होगा एक का रेडियस कुछ है, दूसरे का रेडियस, एक छोटा स्फीयर एक बड़ा सा स्फीयर, तो मास में तो अंतर होगा ना। तो Q1 बाई Q2 बराबर M1 बाई M2, यही रेशियो चाहिए कि हीट का रेशियो कितना होगा। मास को निकालना है तो दोनों का ये रेडियस में फर्क है, तो यहां पे हम लोग पता है डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, तो यहां से कहीं से लिख सकते हैं मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी भी सेम, इसलिए सेम क्योंकि दोनों का दोनों कॉपर है, तो दोनों का तो डेंसिटी तो जो है वॉल्यूम में होगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई RQ, तो 4/3 के बारे में नहीं लिखेंगे, सिर्फ RQ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मास हो गया R1 का क्यूब, ये R2 का क्यूब, तो दोनों का पावर क्यूब है, तो यहाँ पावर क्यूब, यहाँ भी क्यूब है, तो पावर क्यूब कर दिए। R1 R2 में एक रिलेशन कुछ दिया हुआ है, R1 बराबर 1.5 R2, यानी 1.5 R2 बाई R2 का होल क्यूब, ये खत्म। ये 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं, और ये 5 से कटेगा 3/2 होगा, तो 3 के पावर 3 है यानी 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 27, और 2 बार ये होगा तो 8, 27/8, इसका आंसर 2 हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बुकलेट में था, जो पहले से बनाए हुए होंगे उनका काम आराम से हो जाएगा, जो लोग नहीं बनाए होंगे एग्जाम में बिल्कुल नया मिला वो भी कर सकते हैं। लेकिन यदि देखा हुआ क्वेश्चन है, मेरा बार बार यही कहना है कि लगभग आपका 70% क्वेश्चन देखा हुआ हो तो बाकी का क्वेश्चन आप आराम से जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन देखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन। तो देखिए जो लोग बुकलेट को या फिर नोट्स को अच्छे से कवर किए थे उनका स्कोर सच में अच्छा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देख लीजिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। एक बार बोर्ड पे इस क्वेश्चन को पढ़िए। कोहेरेंट सोर्स करने का मतलब जो स्लिट हुआ करता था यंग्स डबल में, उसके बीच का दूरी को क्या कर दिया, आधा कर दिया, और स्क्रीन और उसके बीच का डबल कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को अपने बुकलेट में देखते हैं, अपने वेब ऑप्टिक्स वाले बुकलेट में जाइए। जिनके पास न्यू बुकलेट है ऑप्टिक्स का, उसका पेज नंबर 8, उसका क्वेश्चन नंबर 55। न्यू बुकलेट जिनके पास है उसका पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, और जिनके पास ओल्ड बुकलेट है, पुराना वाला है, उसका पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 55, यानी दोनों में सेम ही पेज नंबर है। पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, IIT का क्वेश्चन ही है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कर लेते हैं, बहुत आसान ही क्वेश्चन है, जब बताए होंगे आपको बहुत आसान ही है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, d λ/d, ये स्लिट के बीच का दूरी या दो जो सोर्स होता है S1 S2 उसके बीच का दूरी, इसको क्या बोला है करने के लिए, हाफ, तो d/2 कर लिए। और ये जो सेपरेशन है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, इसको डबल कर दिया, तो ये 2 ऊपर चला गया ना, तो बाकी सब तो वही रहेगा, 2 to 4 हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी आंसर हो गया इसका D। बिल्कुल आसान है, 4 वाला हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। नीट का इस बार का क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, AC का क्वेश्चन है, LCR सर्किट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया आप। अब अपने बुकलेट में चलेंगे, अपने बुकलेट में जिनके पास न्यू बुकलेट है, नया वाला, उसका पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 26, और जिनके पास पुराना बुकलेट है EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन AC जिसमें दिया हुआ है, उसका पुराने वाले का पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 21। पुराने वाले में पेज नंबर 23 का 21 और नए वाले में पेज नंबर 28 का 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोला है, LCR सर्किट है, तो आपको LCR का डायग्राम आपको पता है, तीनों यदि हो तो ये डायग्राम बनता है R XC XL, यही सब बनता है डायग्राम। इधर होता है क्या, वोल्टेज भी होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, L इज रिमूव्ड, यानी इसको हटा दिया जाए, L को हटा लें तो इन दोनों के बीच ऐसा कुछ होगा। ये फेज डिफरेंस कितना बताता है, π/3, ये π/3 फेज डिफरेंस बताता है। फिर कहता है इसको हटा लें तो ये फेज डिफरेंस, ये भी π/3, ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, मतलब खत्म, सर्किट से आउट हो गया। XC बराबर XL होता है, इसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं ना, रेजोनेंस में ये दोनों खत्म हो गया तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये तो कुछ नहीं, ये वाला बस बना R, इधर वोल्टेज
और जिधर वोल्टेज आर है ना, इधर जेड हो गया तो इधर ही करंट, जिधर जेड होता है उधर ही करंट होता है। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना, वैसे आपको पता है कि रेजोनेंस का कंडीशन हो तो फेज डिफरेंस 0 ही होता है। अब बताइए कॉस फाई, ये होता है पावर फैक्टर, ये ना पूछा है पावर फैक्टर, कॉस फाई, कॉस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 4, और ये पहले भी क्लास में आपको करवाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, इस बार नीट 2020 का। बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन, प्रिज्म का क्वेश्चन है, देख लिए। अब हम लोग अपने बुकलेट में चलते हैं। ऑप्टिक्स के बुकलेट में जाइए, जिनके पास नया वाला बुकलेट है या जो लोग क्रैश कोर्स में आए हैं उनके पास नया, जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे उनके पास न्यू बुकलेट होगा। तो न्यू बुकलेट के पेज नंबर 50 पे जाइए, 50 का क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। और जिनके पास पुराना बुकलेट होगा उसका पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। फिर से रिपीट करते हैं, नया बुकलेट में पेज नंबर 50 का 51 नंबर, और जो पुराना बुकलेट है उसका पेज नंबर 40 का 42 नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, करते हैं सॉल्व। देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए इसमें खास बात यह है कि यहां पे जब गिरता है तो नॉर्मल जाता है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि इमर्जेस नॉर्मली, तो नॉर्मल यहां पे होना चाहिए, बस यहां पे यही ध्यान रखना है। ये देखिए 90 डिग्री बनाना चाहिए, और ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, स्मॉल है ये एंगल, छोटा है, बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे। ये बताइए कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 90, ये पूरा ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ए है, ये 90 है तो ये 90 माइनस ए, और ये पूरा 90 डिग्री है तो उसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा। और ये म्यू है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई बराबर म्यू साइन ए, और ए स्मॉल है ना, स्मॉल करेंगे तो साइन खत्म। आपको पता है ना कि छोटा एंगल हो तो साइन थीटा बराबर थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई म्यू और ए बचेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया म्यू ए। आंसर हो गया डी। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, और ये ऑलरेडी पहले से आपको पता था क्योंकि बुकलेट में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, नीट 2020 का। बोर्ड पे देखिए, इसमें क्या एक पुली लगा है, 2 मास लगा हुआ, एक्सेलरेशन चाहिए। इसमें रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेना है क्योंकि पुली के बारे में नहीं बताया, ना रेडियस ना मास कुछ नहीं बोला, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लिए। अब हम लोग अपने बुकलेट में चलेंगे, लॉ ऑफ मोशन के बुकलेट में जाइए। जिनके पास पुराना बुकलेट है वो पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, और जिनके पास नया बुकलेट है उसका पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 33। नया में पेज नंबर 19 पे है क्वेश्चन, और पुराने वाले में पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन है। देखिएगा, जब आप ये बुकलेट का क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे होंगे तो इसमें बस अंतर यह है, मास है 5g, जी मतलब ग्राम नहीं, जी मतलब mg वाला जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मास 5g है और 10g है। लेकिन इस बार जो नीट जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या कर दिया है, 4g और 4 kg और 6 kg, बस मास में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन सब कुछ तो वही है ना, 5 kg 10 kg वहां है, यहाँ पे 4 kg 6 kg है। शुरू करते हैं काम। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए इधर mg कितना लगेगा 6 इंटू जी, और इधर mg कितना लगेगा 4 इंटू जी। ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा और ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह एक्सेलरेशन है उसी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है, इसी एक्सेलरेशन में ये लग रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, और ये एक्सेलरेशन ऊपर ये नीचे लग रहा है तो ये अपोज कर रहा है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है, एकदम सिंपल सा, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखना हो तो चलाने वाला फोर्स, ये हो गया आपको चलाने वाला, इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन उधर ही है नीचे की तरफ और ये चला रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इधर ऊपर ये नीचे की तरफ कर रहा है, ये रोकने वाला हो गया, ये चलाने वाला हो गया, रोकने वाला ये है। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, फार्मूला ये होता है चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो कुछ नहीं, चलाने वाला 6g दिख रहा है, रोकने वाला 4g दिख रहा है, ये आपको समझा दिए, पर बनाना होता तो एक लाइन में बना लेते, आपको बस समझा दिए। डिवाइडेड बाय टोटल मास, 6 और 4 कितना हो गया 10, मास ही ना है 6 और 4 मिला के, कितना हो गया ये 2g डिवाइडेड बाय 10, 5g/5, आंसर हो गया g/5, जिसका आंसर है 4। सीधा क्वेश्चन, ऑलरेडी बुकलेट में था ये क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th नंबर नीट, इस बार का नीट 2020 का कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, कलर कौन कौन सा, येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड, ऐसा करके है। ठीक है, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स में पेज नंबर 21 पे जाए, नीचे में देखिए एग्जांपल, नीचे में जो एग्जांपल है जिसमें सब कुछ कलर कोड वही है, येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड, सब कुछ वही है। तो इसका आंसर कितना है यहाँ पे 470 ओम और 5% है गोल्ड के लिए, तो 470 इसका कौन सा है, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है। तो यही है, क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का जो लोग नोट्स खोले हुए हैं उनको बताते हैं कि यहीं से एक 2 पेज के अंदर में 3 से 4 क्वेश्चन इस बार नीट पूछा है बस अपने नोट्स से। देखिए कौन सा, पेज नंबर 19 पे चले जाइए, बाद में आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कौन सा है। पेज नंबर 19 पे जाइए, तो पेज नंबर 19 के नीचे में मोबिलिटी के बारे में लिखा है, म्यू बराबर VD बटा V, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ये क्वेश्चन पूछा इस बार नीट। पेज नंबर 20 पे जाइए, पेज नंबर 20 पे जो ग्राफ दिया हुआ है, कंडक्टर के लिए कैसा ग्राफ है और सेमी कंडक्टर के लिए कैसा ग्राफ है। कंडक्टर के केस में ऊपर की तरफ रेसिस्टिविटी बढ़ता है, देखिए नोट्स में ही है, तो बढ़ता है स्ट्रेट लाइन, मतलब अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो प्लस होता है, और सेमी कंडक्टर में घटता है, यानी अल्फा उसका निगेटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। यानी यहां से भी क्वेश्चन आपको इस बार नीट पूछा है, और कार्बन अगला पेज नंबर 21, यहां से भी क्वेश्चन पूछा है। यानी कि यही एक 2 पेज के अंदर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, और सारा का सारा आपको नोट्स में है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कहां पे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन, इस बार का नीट का क्वेश्चन, एक बार बोर्ड पे आप देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए, अपने नोट्स में हम लोग ट्रांजिस्टर पर है ना, तो ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए कौन सा सही है। तो इसको करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे चले जाइए अपने नोट्स में, अपने नोट्स सेमीकंडक्टर वाले जो नोट्स है उसके पेज नंबर 21 पे जाइए, पेज नंबर 21 पे जाइए जहां पे ट्रांजिस्टर स्टार्ट किए हैं। वहां पे देखिए बेस के बारे में क्या लिखे हैं, अंडरलाइन करके लिखे हैं। मिडिल लेयर क्या होता है, वेरी थिन और लाइटली डोप्ड, यानी सारा यहां लिखा हुआ है। तो नोट्स में भी आप देख लिए। अब बुकलेट में चलते हैं, अपने बुकलेट में पेज नंबर 16 पे जाइए। जिनके पास पुराना है सेमीकंडक्टर का जिनके पास पुराना बुकलेट है उसका पेज नंबर 16 पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। और जिनके पास न्यू बुकलेट है उसका पेज नंबर 20 पे जाइए, 20 नंबर पेज पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। तो ये देखिए, इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है कि फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, कई सारा इसमें ऑप्शन है, इसे यानी कि ज्यादा टफ ये क्वेश्चन है। इस बार जो नीट पूछा है बिल्कुल बच्चा की तरह क्वेश्चन पूछा, लेकिन पहले जो था क्वेश्चन बुकलेट में वो टफ लेवल का क्वेश्चन, उसमें कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है। जिसमें सेकंड वाला पॉइंट देखिए 2 नंबर क्या बोला है, जो पहले क्वेश्चन पूछा था, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन लाइटली डोप्ड, ये सही है दूसरा नंबर। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, इसमें जो है इस बार के नीट वाले में इसका फर्स्ट आंसर सही हो गया, बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन लाइटली डोप्ड। तो आपको यही दिखा रहे हैं कि कैसे नोट्स में पॉइंट लिखा है, कैसे बुकलेट में क्वेश्चन है, और कैसे इस बार नीट पूछा है। इस बार जो नीट पूछा है ना, जो पहले बुकलेट का क्वेश्चन उससे बहुत आसान करके पूछा है। तो इस बार हम बता रहे थे कि अच्छा स्कोर आप कर सकते थे, चांस था, लेकिन कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ज्यादा अंतर होगा, इसी टाइप का लगभग होगा। तो इसी टाइप का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th नंबर नीट का इस बार का क्वेश्चन है, देख लीजिए बोर्ड पे। इसमें क्या 2 नॉट गेट लगाया है और एक बार जाके फिर नॉर गेट लगा दिया है, और उसमें नॉट लगा दिया, नॉर गेट। सिंपल है ये क्वेश्चन, अपने बुकलेट में है, बुकलेट में जाइए। जिनके पास नया बुकलेट है सेमीकंडक्टर का उसका पेज नंबर 17 पे जाइए और क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। और जिनके पास पुराना बुकलेट यदि है तो वो जाइए पेज नंबर 13 पे और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फिर से रिपीट करते हैं, नया बुकलेट में पेज नंबर 17 पे 19 नंबर क्वेश्चन, और जो ओल्ड बुकलेट है उसका पेज नंबर 13 पे जाइए, 15 नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप खुद भी मिला सकते हो वहां पे। तो देखिए जो क्वेश्चन था बुकलेट का, उस क्वेश्चन में वही गेट दे दिया है, वो सारा सिस्टम बना के, और बोला कि कौन सा गेट है। इसमें क्या था कि आपको ट्रूथ टेबल बनाना था 0 0 करके, और उसमें जो पूछा था कौन सा, तो उसमें क्या आंसर था, यदि कोई बनाए हो तो एंड गेट बनता था। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है एंड गेट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि कौन सा टेबल बनेगा। तो बना लेते हैं, पहले डायग्राम एक बार बना लेते हैं। ठीक है, यही बना हुआ है। अब कह रहा है कि कैसे होगा, तो आपको बताए थे कैसे, पहले 0 0 से पे चेक करेंगे, पहले 0 0 पे चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 0 0 डाले तो 0 का यहाँ पे उल्टा होगा तो ये 1 बनेगा, इधर उल्टा होगा तो 0 का इधर भी 1 बनेगा, 1 1। ये क्या है, और है, ये गेट है और ये लग गया तो नॉर बन जाता है। इसको छोड़ दीजिए, अभी और का काम, दोनों को जोड़ने का काम होता है। जोड़ेंगे तो 1 1 का उल्टा होगा तो 0,
यानी 0 0 पे 0 आना चाहिए। 0 0 पे 0 का कितना ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है। सेकेंड थर्ड में 0 0 पे 0 है, तो ये ठीक हो गया। अगला हम लोग चेक करेंगे 0 1 पे, एक 0 एक 1 रख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आने वाला है। 0 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, 1 का उल्टा फिर 0, यानी 0 1 पे भी 0 आ जाना चाहिए। 0 1 पे 0 किसका है? सेकंड का कि थर्ड का? सेकंड में 0 1 पे 0 है, थर्ड में क्या है? 0 1 पे 1 है, तो थर्ड वाला आउट हो गया, सेकंड हो गया। तो ये हो गया, आराम से क्वेश्चन था, सिंपल था, पहले भी बुकलेट में क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नीट इस बार का 2020 का। देखिए क्वेश्चन पढ़ के क्या बोलता है। रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी तो मतलब एनर्जी है। देखिए एक बार पहले भी आपको जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो इंटेंसिटी के बारे में आपको समझा दिए थे। इंटेंसिटी, एनर्जी, पावर, ये सारा कुछ बताए थे। पावर क्या था? एनर्जी बटा टाइम था। पावर था एनर्जी बटा टाइम, जूल पर सेकेंड। और इंटेंसिटी क्या था? पावर बटा एरिया। पावर था जूल बटा सेकेंड, इसी को वाट बोलते हैं, इतना बटा एरिया। तो हम लोग अपना समझने के लिए बोल सकते हैं, आपको उस समय भी बताए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ाए थे आपको, उस समय बोले इंटेंसिटी कुछ नहीं, हमारे लिए एनर्जी ही है। एनर्जी पर यूनिट एरिया भी हम लोग अपना समझने के लिए बोल सकते हैं, हालांकि एनर्जी नहीं है, ये क्या है? पावर है। पावर, पावर हो गया वाट, और एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर बोल सकते हैं। ये हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इंटेंसिटी समझाए थे तो आराम से समझा दिया था आपको, कुछ नहीं। तो हमारे लिए इंटेंसिटी कुछ नहीं, एनर्जी ही है बस। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा है इसमें क्या बोला है? कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन कितना कितना है उस इंटेंसिटी में, उस एनर्जी में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है। तो अपने नोट्स में चले जाइए, मैग्नेटिक फील्ड वाले नोट्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाला ये जो नोट्स है मैग्नेटिक फील्ड का, इस नोट्स में पेज नंबर 19 पे जाइए, पेज नंबर 19 के सबसे नीचे में चले जाइए, उस पेज के सबसे नीचे में जाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट का सबसे जो सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, क्या लिखा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बराबर बराबर दोनों में बटा हुआ है। तो दोनों का इसमें रेशियो पूछा ना है, रेशियो तो 1 1 हो गया, दोनों बराबर बराबर, तो कट गया ना, दोनों में 10 10 है, तो कट के कितना हो जाएगा? 1:1, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। बिल्कुल आसान है। यानी नोट्स को भी अच्छे से कवर करना है, जो थ्योरेटिकल टाइप का, कॉन्सेप्चुअल टाइप का कुछ क्वेश्चन है तो नोट्स को भी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बुकलेट का क्वेश्चन करेंगे। अपने बुकलेट में, हीट वाले बुक में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बुकलेट में जाइए। जिनके पास पुराना बुकलेट है उसका पेज नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 53, और जिनके पास न्यू बुकलेट है पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 78। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो नया बुकलेट बना उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐड हुआ है, इसके कारण ना थोड़ा सा रिप्लेस हो गए, उसमें जो नंबरिंग है ना चेंज हो गया है। तो जिनके पास पुराना बुकलेट है पेज नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 53, और जिनके पास नया बुकलेट है उसका पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 78। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, फिर बनाते हैं नीट का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? मीन काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कितना होगा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक्चुअली में जो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ KT, के हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला ना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या क्वेश्चन में बोला है? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दें तो ये हो गया नीचे, यानी इतना आंसर होगा, यानी ये वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता? सी। अब चले आइए नीट वाले क्वेश्चन में। अब 11 नंबर अपने नीट का, इस बार का नीट 2020 का क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? एवरेज थर्मल एनर्जी, मतलब वही हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज हीट एनर्जी, वो कितना है फॉर मोनो एटॉमिक गैस, कितना होगा? तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ था पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये नहीं पूछा होता तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चला जाता का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे होता। तो मोनो एटॉमिक का कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 होता है। हीट पढ़े होंगे, जानते होंगे, मोनो एटॉमिक कितना होता है? 3 होता है। यही पूछा था क्वेश्चन, के की जगह के भी लिख सकते हैं बोल्ट्जमान के लिए, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया? 3/2, 3/2। तो ये क्वेश्चन जो लोग बुकलेट का पहले से बनाए हुए थे, जो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का बनाए हुए थे, उनको सारा दिमाग में था बात कि
मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डाई एटॉमिक का कितना होता है, ये पहले से आइडिया था तो आराम से क्वेश्चन तुरंत एक लाइन में बन जाता क्वेश्चन, कुछ बनाना नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन नीट 2020 का। देखिए क्या है क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। क्या है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो अपने नोट्स में चले जाइए, डायमेंशन का जो नोट्स है उसका पेज नंबर 2 पे जाइए, वहां पे देखिए स्ट्रेस के बारे में लिखा हुआ है, बिल्कुल बनाया हुआ है, टफ नहीं है। स्ट्रेस नोट्स में आप देख भी लिए होंगे। स्ट्रेस का क्या था, फोर्स बटा एरिया, यही तो प्रेशर होता ना, स्ट्रेस बोलिए या प्रेशर बोलिए, फोर्स बटा एरिया। फोर्स का तो पता ही है mlt-2 और एरिया होता है L², काट देंगे जो आगे उसमें आंसर, बिल्कुल सिंपल है। वैसे आप अपना नोट्स अब देखिएगा तो नोट्स में इतना डिटेल में अलग अलग टाइप का लेवल का चीज बताया हुआ है, लेकिन उतना नहीं, इतना सिंपल पूछा स्ट्रेस के बारे में। टफ भी पूछेगा, कितना भी टफ पूछेगा, जेई मेन लेवल का भी पूछेगा तो देखिएगा आराम से उसमें जो नोट्स है उसमें सब लिखा हुआ है कैसे करना। उससे बाहर जितना नोट्स दिए उससे बाहर का डायमेंशन पूछेगा ही नहीं, जितना है उतना उससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता, वो सारा कुछ डाला हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपने नोट्स में यूनिट मेजरमेंट वाले नोट्स में पेज नंबर 5 पे जाइए, यूनिट मेजरमेंट के पेज नंबर 5 पे जाइए और सबसे नीचे में चले जाइए जहां पे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, सम एंड डिफरेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आप नोट्स में देखेंगे कि जोड़ घटाव कहीं करना हो, गुना भाग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, हम लोग जोड़ घटाव। यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो किसको ध्यान रखना है, डेसिमल प्लेस को, लिखा हुआ है किसको ध्यान में रखना है, डेसिमल प्लेस। और डेसिमल प्लेस में सबसे जो कम डेसिमल प्लेस होगा वही आंसर होगा, यानी कि दो जोड़ना हो दो टर्म को या दो घटाना हो तो सबसे कम जो डेसिमल, जैसे इसमें क्या है एग्जांपल, नोट्स बोर्ड पे आप देखिए, उसमें जोड़ने के समय सबसे कम डेसिमल प्लेस 2 है 0.45, यानी 2 डेसिमल प्लेस, तो फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस में होगा, राउंड ऑफ आपको करना पड़ेगा। और नीचे में घटाने का टर्म में दोनों 3-3 है, डेसिमल प्लेस 3-3 है तो आंसर भी 3 के फॉर्म में आएगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन कि सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, टेकिंग इनटू अकाउंट। कह रहा है क्या करना, दो टर्म को घटाना है, तो जोड़ घटाव का टर्म आ गया, दशमलव के बाद कितना डेसिमल प्लेस है, यानी डेसिमल प्लेस 2 है सबसे मिनिमम, मिनिमम कितना 9.99, यानी 2 डेसिमल प्लेस सबसे लोएस्ट है, तो आंसर फाइनल कितना आना चाहिए, 2 में आना चाहिए। तो 2 का कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 9.98, डेसिमल प्लेस में 9.98, ये होना चाहिए 2 डेसिमल, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बस एक ही ऑप्शन ऐसा है आपके पास। अब ऐसा मत बोलिए कि सर ये भी तो है 9.8, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है 9.980, तो इतना आप इसका 0 भी आ गया ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर में इसका मतलब होगा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये नहीं होगा, दशमलव के बाद बस 2 ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए बस। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया थर्ड वाला। तो बिल्कुल आसान है, जो फॉर्मूला नोट्स का जो दिखा हुआ बस वो खाली लाइन को समझा हुआ था लड़का, वो आराम से बनाकर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपने नोट्स में चले जाइए, सेमीकंडक्टर के नोट्स में जाइए, पेज नंबर 18 पे जाइए, जहां पे इस नोट्स में जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक और सेमीकंडक्टर लिखा है उसके पेज नंबर 18 पे जाइए और ऊपर में देखिए पीएन जंक्शन डायोड एंड बायसिंग को पढ़ाए हैं। तो उसमें तीनों डायग्राम आप देखेंगे तो एक है बिना बायस्ड यानी अनबायस्ड उसको लिखते हैं, एक है फॉरवर्ड और एक है रिवर्स। किसमें आपको डिप्लीशन लेयर बहुत लंबा दिख रहा है, बड़ा सा डिप्लीशन लेयर किसमें दिख रहा है, रिवर्स बायस में, और इसका रीजन भी बताया था। रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए उसको डिप्लीशन लेयर को चौड़ा कर देता है, बड़ा सा कर देता है, यानी रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर बड़ा सा होता है। अब अपना क्वेश्चन को पढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, इस बार नीट 2020 के क्वेश्चन को देखिए, पर के क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा है कि डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ है वो बढ़ता है किसमें, तो देखिए ऑप्शन किसमें है, रिवर्स बायस ओनली, करेक्ट, थर्ड वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम अपने नोट्स में चलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक वाले नोट्स में चलेंगे, पेज नंबर 5 पे जाएंगे। पेज नंबर 5 पे देखिए डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है अपने नोट्स में, देखिएगा लेमडा 1.22 डिवाइडेड बाय रूट भी नैनोमीटर में, ये है फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का, जिसमें भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप नोट्स में देख लीजिए, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पढ़ाए थे, ठीक है, आप देख लिए। और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है, इलेक्ट्रॉन के लिए सारा चार्ज मास सबको रख दें तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली ये कैलकुलेट करके आ जाता है, जो नोट्स में आपको पढ़ाए थे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अपने बुकलेट में चलेंगे,
जिनके पास न्यू बुकलेट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो न्यू बुकलेट होगा उसका पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 70, 26 नंबर पेज का 70 नंबर क्वेश्चन, और जिनके पास पुराना बुकलेट होगा उसका पेज नंबर 22 उसका क्वेश्चन नंबर 61। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कुछ नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना दिया हो 100, तो यहां पे 100 डालेंगे, कैलकुलेट करके आंसर बता देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बुकलेट में डी इसका इस्तेमाल करना था, नोट्स में लिखा हुआ था। अब इस बार का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीट 2020 का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, करे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया भी पोटेंशियल डिफरेंस से, डी ब्रोगली दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये दिया हुआ है, ये चाहिए आपको। सिंपल वही फार्मूला है, एकदम फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन। शुरू में आपको बताए थे कि पूरा का पूरा पेपर फार्मूला बेस्ड है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको निकालना है तो शुरू कर दीजिए। ये लेमडा दिया, रूट भी इधर ले आइए, 1.22 डिवाइडेड बाय लेमडा को डालिए, लेमडा कितना दिया हुआ है 1.227 भी है तो 7 को हटा दीजिए, 10⁻⁻2 नैनोमीटर, नैनोमीटर सब गया, यहां कैलकुलेट करेंगे खत्म, 10⁻2 हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो v बराबर, इसको स्क्वायर करेंगे तभी ना निकलेगा, तो 10⁻4 बनेगा। 10⁻4 का कौन है, a, पहला फर्स्ट वाला आंसर हो गया। तो देखिए इस फार्मूला से रिलेटेड आपको कई सारा बुकलेट में क्वेश्चन, एक आपको दिखाए हैं, बहुत सारा है, और वो एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये तो टफ नहीं, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन नीट 2020 का। इसमें कह रहा है कि कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अपने नोट्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स में पेज नंबर 20 पे जाइए, 20 नंबर पेज पे जाइए, और वो यहां पे ग्राफ दिया हुआ है रेसिस्टिविटी का कंडक्टर के लिए। तो यहां पे दो तरह का ग्राफ आपको दिखेगा, अपने नोट्स में दो तरह का ग्राफ दिखेगा, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर का दो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन और एक थोड़ा सा कर्व जैसा, एक स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व है। तो दोनों में देखिए अंतर क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर के लिए है, यदि टेम्परेचर नॉर्मल है तो, और ये टेम्परेचर लेस देन, ये जो टेम्परेचर है लेस देन 0 डिग्री सी, यानी 0 डिग्री सी के लिए कर्व बनाएगा। यहां पे आप टेम्परेचर देखेंगे तो यहां पे अपने नोट्स में जो लिखा हुआ है 50 केल्विन, 100 केल्विन, 0 डिग्री सी कहने का मतलब कितना 273 केल्विन होता है, तो उससे छोटा है ना 50 केल्विन, तो जब 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन से छोटा होगा तो कर्व बनाएगा, और यदि नॉर्मल टेम्परेचर हो तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अभी क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टेम्परेचर के बारे में कुछ बताया है क्या कि नॉर्मल है कि 0 डिग्री से छोटा है, ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो नहीं बताया तो नॉर्मल में हम लोग ये स्ट्रेट लाइन, ये वाला ही मारेंगे ऑप्शन। तो यहां पे यदि नॉर्मल टेम्परेचर तो स्ट्रेट लाइन होगा, यदि टेम्परेचर छोटा हो तो कर्व बनाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा है क्या टेम्परेचर छोटा है या नॉर्मल है, कुछ नहीं, तो नॉर्मल ही लेंगे। छोटा के बारे में जब तक आपको मेंशन नहीं किया करे कि मच लोअर देन 0 डिग्री सी, तब तक हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो नॉर्मल ही लेंगे। तो नॉर्मल में स्ट्रेट लाइन बनेगा ये। अब आप सॉल्यूशन इंटरनेट पे देखेंगे, जो कि गूगल पे या इंटरनेट पे कहीं जाके चेक करेंगे, तो ज्यादातर सॉल्यूशन इसको बताया गया है कि ये है कॉपर के लिए। इसका कारण देखिए क्यों है, क्यों ज्यादातर जगह पे सॉल्यूशन यही मिल रहा है। इसका कारण ये है कि एनसीईआरटी में ग्राफ ऐसा करके एक बनाया हुआ है, और यहां पे लिखा है कॉपर, कॉपर के लिए ग्राफ ये है, लेकिन जो लोग इसको बनाए हैं इंटरनेट पे डाले हैं, उसको एक चीज नहीं पता था कि यहां पे जो टेम्परेचर है इसके बारे में ध्यान नहीं देना था कि 50 केल्विन यानी 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रखा गया था। अच्छे से ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, जो बहुत लड़कों को बना के आए हैं कंफ्यूज कर रहा है। एनसीईआरटी में ग्राफ है, आप खोल कर देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें लिखा है कि ये ग्राफ कॉपर के लिए है। तो जितना भी इंटरनेट पे सब डाल दिया अपना अपना सबको कि यही कॉपर का ग्राफ है, लेकिन ये कॉपर के ग्राफ के साथ साथ यहां जो टेम्परेचर है उस पर किसी का नजर नहीं जा रहा है। वो 50 केल्विन, 100 केल्विन, 0 डिग्री से यानी 273 डिग्री से 273 केल्विन से कम है, तब ये ग्राफ है कॉपर का। लेकिन नॉर्मल मेटल के कंडीशन में जब टेम्परेचर 0 डिग्री से छोटा नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, यही कंडक्टर का ग्राफ है। विकिपीडिया पे जाइए और सर्च कीजिए, आपको बताएगा कि यही ग्राफ है एक नॉर्मल कंडक्टर का मेटल का। हल्का फुल्का डेविएशन आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कर्व बना देगा। तो याद रखिएगा, जहां भी इंटरनेट पे ऐसा सोल्यूशन, उससे नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है, अपना कॉन्सेप्ट को समझना है। सिर्फ कॉपर नहीं देखना है आपको, यह भी देखना है कि टेम्परेचर कैसा दिया हुआ था। तो अच्छे समझ लीजिए, इसका ग्राफ यही होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है नीट 2020 का। देखिए क्वेश्चन क्या है। स्क्रू गेज का क्वेश्चन बोला है, लिस्ट काउंट दे दिया है और पिच चाहिए। बहुत सिंपल फार्मूला है, तो इसके लिए अपने नोट्स में चलते हैं, देखते हैं। अपने नोट्स में यूनिट मेजरमेंट वाले नोट्स में पेज नंबर 14 पे जाइए। ये नोट्स पुराना वाला है, नया नोट्स में आप देख लीजिएगा कहाँ पे है, उसको देखे नहीं हम। ये पुराने वाले नोट्स में जिनके पास अवेलेबल है यूनिट मेजरमेंट का, उसका पेज नंबर 14 है। पेज नंबर 14 के नीचे में जाइए जहाँ स्क्रू गेज पढ़ाए हैं, वहाँ पे देखिए फार्मूला, लिस्ट काउंट का एक फार्मूला लिखा हुआ है, पिच बाय टोटल डिवीजन। तो अभी वाले जो क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, लिस्ट काउंट का एक फार्मूला हो गया सिंपल सा, लिस्ट काउंट बराबर पिच बाय डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है 0.01 mm और दिया हुआ है 50 डिवीजन, डिवीजन की जगह कितना हुआ है 50। अब चाहिए क्या, पिच, ये चाहिए सिंपल, इससे गुना कर दीजिए, तो पिच इससे गुना होगा, mm डबल है ना, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो करेंगे इतना होगा 0.5 mm। इसका आंसर 4। सिंपल क्वेश्चन है, यदि स्क्रू गेज में सिंपल ये फार्मूला जानते हैं, वैसे आप देखिएगा मेरा वीडियो, उसमें जो डाला हुआ है डायमेंशन का या स्क्रू गेज का, उसमें बहुत डिटेल में काफ़ी पढ़ाया हुआ है। इतना ये तो बहुत बेसिक बच्चा जैसा सिर्फ फार्मूला पूछा आपसे। आपको बार बार बता रहे हैं कि इस बार जितना क्वेश्चन है लगभग फार्मूला बेसिक है। अभी तक जितना बताएं उसे आइडिया आपको हो गया होगा, आगे भी देखिएगा फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक अपने बुकलेट का क्वेश्चन करेंगे। अपने बुकलेट में, वेव वाले बुकलेट में चले जाइए, वेव और साउंड वाले बुकलेट में। जिनके पास पुराना है उसका पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, या फिर जिनके पास नया वेव और साउंड का है, जो क्रैश कोर्स किए थे उसमें नया वाला मिला होगा, उसका न्यू का पेज नंबर 69 उसका क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। फिर से बताते हैं, नया वाला बुकलेट में वेव और साउंड वाले में पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। तो इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पे देखिए एसएचएम का इक्वेशन था ए साइन ओमेगा टी। इससे वेलोसिटी कैसे आता है, सिंपल, अपने नोट्स में आप देखे भी होंगे। ए, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन आता था, एक बार और करते थे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब क्या करते हैं, अपना सिंपल करने के लिए, सारे काम को सिंपल बनाने के लिए ए को खत्म कर लीजिए ताकि आपका काम आसान सा दिखे। फेज डिफरेंस चेक करना नहीं, इसको भी खत्म कर लीजिए, इसको भी खत्म कर लीजिए, सिर्फ माइनस को रहने दीजिए, ये माइनस रहेगा। ठीक, अभी यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, इसको साइन ओमेगा टी ही लिखेंगे। कॉस है, अब इन दोनों में मान लेते हैं फेज डिफरेंस चेक करना हो तो आपको बताए थे कि साइन कॉस है, तो इसको भी साइन में कर लीजिए। तो साइन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कॉस बन जाता है। अब ये माइनस है तो माइनस को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस, ये माइनस में ना करना है या माइनस में करना है तो पाई करेंगे। आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस को चेंज करने के लिए पाई कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों है, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस, ये दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना दिखता है, ये पाई है, पाई बाई 2 है, कितना का अंतर दिखता है, ये हो गया फेज डिफरेंस। अब ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, ये इसका हो गया बुकलेट का क्वेश्चन। अब चले आइए अपना क्वेश्चन 18, नीट के क्वेश्चन में आ जाइए। इस बार के नीट 2020 में 18 नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिए क्या बोला है कि एसएचएम में फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। कहा गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और एक्सेलरेशन, इन दोनों में फेज डिफरेंस चाहिए। यहां और यहां के बीच फेज डिफरेंस कितना का आपको दिखता है इन दोनों में, ये पाई है एक्स्ट्रा ना, ये ओमेगा टी, तो दोनों जगह कितना का फेज डिफरेंस हो गया, पाई का। यानी इसका आंसर हो गया कौन सा, सेकंड नंबर, इसका सेकंड हो गया आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी बुकलेट में और भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस तरह का भरा हुआ क्वेश्चन बुकलेट में पूछा था इन दोनों के बीच कितना है, आपको नीट में पूछा इन दोनों के बीच कितना है। तो ज्यादा अंतर कुछ नहीं, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये दोनों तो पढ़ेंगे ना, ये दोनों पढ़ेंगे तभी तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक बुकलेट का क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी वाला जो बुकलेट है उसमें चले जाएंगे। जिनके पास पुराना बुकलेट है
उसका पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, और जिसके पास नया बुकलेट होगा उसका पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 31। फिर से बता देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी वाला न्यू बुकलेट का पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक वोल्टेज दिया हुआ है और आपको चाहिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये नहीं चाहिए। इसमें चाहिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आपको ये सब एसी पढ़ाते समय बहुत आसान सा बच्चा जैसा क्वेश्चन ये सब माना जाता है। आई आरएमएस फॉर्मूला क्या होता है, वी आरएमएस, और इसमें क्या है, ऐसा तो है यहाँ पे जेड होता है एसी चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी है, सिर्फ कैपेसिटर है, तो एक्सी लगा दीजिएंगे यहाँ पे। और वी आरएमएस निकालना है, तो ये हो गया पीक वैल्यू, इसी को ना वी नोट बोलते हैं पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू बाई √2 करेंगे तो आरएमएस निकल जाएगा। और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा इंटू सी। ओमेगा इसको बोलते हैं 100 है, ये ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू सी करेंगे, सी है कैपेसिटी, और इसमें कितना दिया 1 माइक्रोफैरेड। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग करते हैं क्लास में, ये बुकलेट में क्वेश्चन है, जो लोग किए होंगे उनको आइडिया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ पे डालते हैं, सॉल्व कर देते, तो आई आरएमएस निकल जाता है। आई आरएमएस का ये फॉर्मूला होता है वी आरएमएस बाई एक्सी। अब इस बार का नीट का क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, इसमें भी एक कैपेसिटर दे दिया और एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई दिया है। इसमें भी क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सिंपल है, आई आरएमएस का फॉर्मूला वी आरएमएस बटा एक्सी। वी आरएमएस इसमें जो 200 वोल्ट दिया है, जो कांस्टेंट वैल्यू दिया है, जो भी एसी पढ़े होंगे, जिनको एसी पढ़ाए थे, यदि याद होगा तो ये बताइए, जो कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है कौन सा वैल्यू रहता है, वो आरएमएस वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे 200 हो गया, ये हो गया 200 दिया हुआ है, और एक्सी हो गया 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना, 200 इंटू ओमेगा इंटू सी, 200 इंटू ओमेगा। ओमेगा आपको ओमेगा होता है क्या, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया 50, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 40, माइक्रो में है तो 10⁻⁻�6। बाकी इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आएगा सो आएगा आंसर। तो देख लीजिए, इस तरह का बुकलेट में काफी क्वेश्चन है, एक दो नहीं, एक आपको एग्जांपल दिए हैं, जो लोग आप पढ़े होंगे, बुकलेट को बनाए होंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं, इतने देर में वीडियो में सारा हमको करना है। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन, एक एग्जांपल आपको देके बताए हैं। इससे वो क्वेश्चन टफ था, जो क्वेश्चन अभी एग्जांपल दिए थे ना, इससे टफ था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। तो इस बार का क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस, ये फार्मूला ही ना बोलेंगे, ये बिल्कुल फार्मूला है छोटा सा, इधर तो कैलकुलेशन का पार्ट है, तो फार्मूला बेस ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड के नोट्स में जाइए, पेज नंबर 8 पे। अपने मैग्नेटिक फील्ड वाले नोट्स में जाइए, पेज नंबर 8 पे। वहां पे देखिए सोलेनॉइड का एक फार्मूला लिखा हुआ है। सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला होता है μ0 Ni। ये होता है बीच वाला, होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये सब कोई जानता है, बहुत बेसिक फार्मूला है। अब देखिए अपना क्वेश्चन करते हैं इस बार का 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ दिया इतना, टर्न इतना है, करंट इतना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, यही फॉर्मूला है। μ0 का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू डाल रहे हैं, तो कितना है एन का वैल्यू, ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो कितना है नंबर ऑफ टर्न 100, और लेंथ कितना दिया 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² कर लिए, ये मीटर में हो गया। अब क्या बोलता है, करंट, करंट कितना है 2.5। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, इसको कैलकुलेशन आप ऐसे कर लीजिएगा, सिंपल करके हमको आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, ये 2, ये 50 हो गया, तो ये दोनों का हो गया कितना 5, 5 का 4 से हुआ 20 पाई, और 10⁻⁻² है, ये है तो घटेगा -5 बनेगा, एक जीरो है तो कैंसिल करेगा, 2 इंटू पाई इंटू एक जीरो खत्म होगा, 10⁻⁴ बनेगा, और यहाँ तो 3.14 होता रहा है, तो ये 6.28 बनेगा इंटू 10⁻⁴, यानी इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। हालांकि इतना जो पोर्शन है, ये सब पोर्शन आपको खुद ही कैलकुलेशन करना चाहिए, बस हम आपको ये बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए सारा करवाना है, तो बस इतना बताएंगे, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ कैलकुलेशन का पार्ट है, खुद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट करेंगे उसके पहले हम अपने बुकलेट में चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के नोट्स में पेज नंबर 17 पे जाइए। पेज नंबर 17 पे जाएंगे तो डाइपोल का पोटेंशियल के बारे में फार्मूला लिखा है। किसी भी जनरल पॉइंट पे देखिए फार्मूला क्या लिखा हुआ, कोई भी डाइपोल है नोट्स में देखिए लिखा हुआ है, ये डाइपोल है, यहाँ से किसी भी एंगल पे यहाँ पे पोटेंशियल का देखिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है, के देखिए नोट्स में क्या है, के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, के पी कॉस थीटा, ये वाला थीटा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस आर होता है उसी का स्क्वायर, देख लीजिए नोट्स में लिखा हुआ है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इस बार का नीट 2020 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोर्ड पे देखिए क्या दिया, एक डाइपोल दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, एंगल दे दिया, आपको चाहिए क्या, पोटेंशियल चाहिए, यही फार्मूला चाहिए। अप्लाई करते हैं। के का वैल्यू 9 × 10⁹, डाइपोल कितना दिया हुआ है 16 × 10⁻⁻9, कॉस थीटा ये 60 डिग्री ना है, थीटा 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री हाफ होता है आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है, आर है 0.6 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए आसान आपको बताते हैं क्या, इतना बात आपको नहीं करना है काम, क्योंकि ये नोट्स का काम था, ये नोट्स में आपको दिखा रहे थे, ये फार्मूला से बस स्टार्ट आपको करना है, इस पे बस बना देना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो नहीं बोलेंगे ये फार्मूला बेस है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अब इसमें चाहिए क्या, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है 0, 50, आपको देखिए ऑप्शन है 0, 50, 200, 400, न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो ये 5, 2, 4 सब अलग अलग है, तो हम रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको रफ में देखिए करके बताते हैं कैसे। ये 9 लिखेंगे, इसका 16 लिखेंगे, 2 देखिए 10⁻⁴ का छोड़ दीजिए, ये हो गया 8, 2 से 16 है ना, ये 6 का 36 हो गया, ये 4 से कटा, 4 से 2 कटा, बस 2 आंसर, बाकी 10⁻⁴ का ध्यान नहीं रखे हैं, बस 2 आंसर। 2 का बस ऑप्शन कौन सा है, एक है 200, जो थर्ड वाला ऑप्शन है 200 है, 2 ही आ रहा ना हमारा, 2 पे 0 कितना भी आ सकता है, 0 का 20 हो सकता है, 200 हो सकता है, 2000 हो सकता है, कुछ भी हो जाए, एक ही आंसर है 2 का, तो थर्ड वाला आंसर हो गया। तो शॉर्ट कैलकुलेशन करने का भी आपको जब रेगुलर क्लास करवाते हैं तो आपको बार बार बताते हैं, ये सब सीखते रहिए, एग्जाम हॉल में जाकर सब भूल जाइएगा तो कैसे काम चलेगा, भूलना नहीं है, सब याद रखना है ताकि टाइम सेव हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपने बुकलेट में चलेंगे, रोटेशन के बुकलेट में, जिनके पास नया बुकलेट है रोटेशन का, उसका पेज नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 34। पुराना बुकलेट में आप मिला लीजिएगा कहाँ पे है, पर नया बुकलेट में हमको याद है कि रोटेशन के बुकलेट में पेज नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 34। अब उस क्वेश्चन में देखिए बोर्ड पे देखिए क्या है, कुछ नहीं, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क निकालना आपको, फोर्स लग रहा है और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। इसमें देखिए IJK के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, टॉर्क का फॉर्मूला R×F, और ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या है, किसके अबाउट निकालना, ओरिजिन के अबाउट। तो सीधा सीधा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना टाइम नहीं है कि कॉन्सेप्ट पढ़ाएं आपको, सीधा सीधा कुछ नहीं R×F करना होता है और कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे ये ओरिजिन है और ये है पोजीशन वेक्टर, कहीं पे भी लगाओ इसका वेक्टर R है, पोजीशन वेक्टर होगा, ये ओरिजिन का तो 0 ही होता है, तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये जो वेक्टर, इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ये R हो गया, यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा इसका टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है R×F, ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, इतना हमको पता है। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में R और F IJK के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो टफ हो गया, इसको बनाना पड़ेगा, और इसका क्वेश्चन जो बुकलेट में है तो बनाते ही बनाते हैं हम लोग, आसान है, टफ नहीं है। अब अपने में आ जाते हैं, नीट का इस बार का क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2020 का क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे इसमें कितना सिंपल दिया, फोर्स में सिर्फ J लगा है और पोजीशन वेक्टर में सिर्फ K लगा है, तो ज़्यादा तो टफ नहीं है, बहुत ही आसान। वो जो अभी बुकलेट का क्वेश्चन देखे थे उससे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसी फॉर्म का। R×F कर दीजिए, R दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, पोजीशन वेक्टर 2K और फोर्स कितना दिया 3J, और 3 और 2 का गुना होगा तो 6 बनेगा, और K और J है तो ये वाला आपको याद होना चाहिए IJK, और ये डायरेक्शन होता है पॉजिटिव, तो K×J है, K×J करें तो उल्टा चल रहे हैं ना, तो -I लिखेंगे, तो यहाँ -I, -6I, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर D, फोर्थ वाला हो गया आंसर, -6I। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC वाला जो बुकलेट है आपका, उसमें चले जाइए,
पुराने वाले यदि हैं तो पुराने वाले में पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। और जो नया जिनके पास बुकलेट होगा उसका पेज नंबर 64 उसका क्वेश्चन नंबर 8। फिर से रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी वाले जो बुकलेट है उसके अंदर में लास्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जिनके पास नया बुकलेट है उसका पेज नंबर 64 का 8वां नंबर क्वेश्चन, और जिनके पास पुराना बुकलेट है उसका पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 7। आप बोर्ड पे देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है। एनर्जी फ्लक्स कितना दिया हुआ है, 25 इंटू 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या लगता है, इंटेंसिटी है क्या, पर यूनिट एरिया के फॉर्म में ये क्या है, इंटेंसिटी है। जहां भी एनर्जी फ्लक्स आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप बुकलेट का देख लीजिए, एनर्जी फ्लक्स मतलब इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी ये वाट है ना, वाट कहने का मतलब पर सेकेंड में हो गया एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया ही होता है इंटेंसिटी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि नॉर्मल इंसिडेंस पे गिरता है तो फोर्स इतना एरिया में, तो फोर्स कितना लगेगा। ये क्वेश्चन फोर्स निकालने के लिए अपने नोट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या था, U/c के फॉर्म में था, मोमेंटम जो चेंज करता है उसके फॉर्म में। लेकिन ये चीज थोड़ा सा टफ हो गया निकालना में, टफ करने का इतना टफ नहीं, फॉर्मूला पे ही है। लेकिन अब जो देखिए नीट का जो क्वेश्चन अपना है वो क्या पूछा है, 23 नंबर देखिए बोर्ड पे। इस बार का जो नीट का क्वेश्चन है क्या पूछा है, 23 नंबर, लाइट एवरेज फ्लक्स, मतलब ये भी इंटेंसिटी दे दिया है। फॉल नॉर्मली, नॉर्मल इंसिडेंस सेम वही लैंग्वेज इस्तेमाल किया है। सरफेस एरिया इतना पे, वहां भी सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया दिया, एनर्जी कह रहा है कि कितना मिलेगा 1 सेकंड में, बस सिंपल। एरिया दिया ना, पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, तो एनर्जी तो निकल गया ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया दिया हुआ है। यहां पे कितना दिया हुआ है, यहां पे डाटा है 20, यहां पे दिया हुआ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ 10⁻। यहां जो डाटा है कितना दिया हुआ है, इंटेंसिटी 20 वाट, 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां जो क्वेश्चन था वो तो थोड़ा टफ ही था, ये उससे तो बहुत आसान है। इतना दिया हुआ है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कह रहा है कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में, इतना एरिया में, पर यूनिट एरिया हो गया, तो 20 इंटू ये क्या है, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना कर दें, इतना ही ना एरिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर गया। अब ये वाट बच गया है, यानी कि एनर्जी बचा हुआ है, 20 इंटू 20 ये वाट है। वाट कहने का मतलब जूल पर सेकेंड, ये वाट के जगह ही ना होता है जूल पर सेकेंड। आपको बताया था ना कि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी पावर बटा एरिया, यही होता है। ये सिंपल, ये इतना टफ नहीं क्वेश्चन। देखिए जूल बटा सेकेंड। अब आपको कह रहा है कि 1 मिनट में कितना जूल मिलेगा, 1 मिनट में एनर्जी, ये पर सेकेंड का है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, तो सेकेंड भी गया। अब इसको गुना कर दिए, 6 और ये 2 का 4 बना, और ये 6 बना, 6 और 4 24 का एक ही ना ऑप्शन है, फोर्थ वाला। चौथा ऑप्शन क्या है, 24 का है। तो यहां पे देखिए ये जो क्वेश्चन है अपने बुकलेट जैसा ही है, पर बुकलेट में फोर्स पूछा था, वो ज्यादा टफ था, और इसमें क्या सिर्फ एनर्जी कितना होगा उतना एरिया में। तो आपसे पूछा था कि कितने एरिया में, 20 में, इतना एरिया में कितना होगा, तो जितना था पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इससे गुना कर दी, इस 20 में इससे गुना कर दिया, तो एनर्जी निकल गया। अब एनर्जी पर सेकंड में ना आया हुआ है ये, तो सेकंड से गुना कर दे, 60 सेकंड से। आपको पूछता है कि 2 मिनट में कितना, तो 2 इसमें 2 से और गुना कर देते, 2 मिनट में इतना। देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अपने ऑप्टिक्स के नोट्स में जाइए, पेज नंबर 25 पे, बोर्ड पे देखिए। ऑप्टिक्स का जो नोट्स है उसका पेज नंबर 25 पे टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला, थीटा बराबर, देखिए वहां पे 1.22 लैम्डा बाई डी, जिसमें लैम्डा था वेवलेंथ और ये था ऑब्जेक्टिव लेंस था उसका डायमीटर। अब अपना क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार का नीट का, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए नीट का क्या क्वेश्चन है, वेवलेंथ दे दिया, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछ रहा है कितना होगा। तो शुरू करते हैं काम। 1.22 और लेमडा कितना दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर है। चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, 10⁻⁹ हो गए। और डायमीटर कितना, 2 मीटर। इसी को ना सॉल्व करना है। ये 2 से गया, ये 3 बना, ये 0 को हटा लीजिए, 3 बना, और इससे ये गुना हुआ 3.66 का ये ऑप्शन आएगा, बाकी 10⁻⁴ इसमें आएगा। तो 3.66 का एक ही ना ऑप्शन है, देख लीजिए सेकेंड वाला ऑप्शन। बस इतना ही से 10⁻⁴ का कुछ भी ध्यान नहीं रखें, और 10⁻⁴ का ध्यान रखते हैं तो 00 है,
ये -7 बनता, ये -9 है ना, 2 खत्म होता, -7 हो जाता, इसका कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख रहे हैं कि सबका अलग अलग ना, एक का 6 है, 3.66 है, सबका अलग अलग है, तो आराम से रफ कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, करंट का अपना नोट्स में जाइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नोट्स है आपका, पेज नंबर 19 पे जाइए, पेज नंबर 19 पे, और सबसे नीचे में जाइएगा तो मोबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है नोट्स में। मोबिलिटी का फॉर्मूला है VD/V, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे लिख लेते हैं मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, VD बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपना क्वेश्चन को देखते हैं इस बार का नीट का क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन है इस बार नीट 2020 का। देखिए क्या लिखा है, चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मोबिलिटी चाहिए। देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बनाना शुरू कीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है देखिए, 7.5 × 10⁻⁻4, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁻10। तो यहां से सॉल्व करना है, तो ये देखिए यहां से यदि देखें तो ये माइनस ऊपर गया तो प्लस बन जाएगा, यानी यहां से तो हो जाएगा 10⁻10 में से 4 गया तो 6 बनेगा। 10⁻6 का बस ऑप्शन आपके पास एक ही है, थर्ड नंबर ऑप्शन। अब यहां से भी कर लेंगे, यहां से भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 × इतना। हार्ड नहीं, बस एक ही लाइन में आपका बनने वाला क्वेश्चन है। बताइए, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगना इस सब में। इसका आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़ने से पहले हम अपने वेव वाले बुकलेट में जाएंगे। जिनके पास वेव और साउंड का जो पुराना बुकलेट है उसका पेज नंबर 13 का जेईई मेन ऑनलाइन का फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन, या जिनके पास नया बुकलेट है वेव साउंड का उसका पेज नंबर 13 का 29। फिर से बोलते हैं, जिनके पास नया बुकलेट है वेव साउंड का उसका पेज नंबर 13 का 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, 2 स्ट्रिंग बोला है कि है ए और बी, दोनों के बीच बीट कितने का बनाता है, 5 का बीट, और कह रहा है अब एक में टेंशन को बढ़ाया जा रहा है कुछ, तो बीट घट के 3 हो गया। एक फ्रीक्वेंसी 425 है, तो दूसरे स्ट्रिंग का क्या लिखा वर्ड, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ये क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं भी, ये क्वेश्चन तो समझ गए, ये अपने बुकलेट में था बनाते क्वेश्चन को। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार नीट पूछा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस बार नीट का क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, एक गिटार है, 2 स्ट्रिंग है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना कर रहा है, 6 बीट बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बोला था। एक का टेंशन को घटा रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। कह रहा है कि बीट है बढ़ के 7 हो गया, वहां बीट घट के 3 हो गया था। अब कह रहा है एक का फ्रीक्वेंसी ये है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल टर्म वहां भी इस्तेमाल किया था, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बी का कितना होगा, बिल्कुल सेम है, उसमें बढ़ा रहा है इसमें घटा रहा है, तो उसको बनाए हुए रहता है। वैसा क्वेश्चन अपने बुकलेट में भरा हुआ, 1-2 नहीं है। आपको अपना काम है प्रैक्टिस करने का, हम कुछ करवाते हैं, कुछ आप कर लीजिए, जो डाउट हो पूछ लीजिए। तो ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करते हैं जो नीट वाला में कैसे करना है। ए का फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमको पता है कितना, 530 है। अब कह रहा है कि पहला जो लाइन है, आपको बीट वाले क्वेश्चन में क्या बताते हैं, जो पहला लाइन होता है उसी में आंसर रहता है छुपा हुआ। पहला वाले में कितना बनाता है, 6 बीट बनाता है, तो इससे 6 ज्यादा या 6 कम, तो बी यहां भी होगा, बी यहां भी होगा। 6 बढ़ा देंगे तो 536, और इसमें 6 घटा देंगे तो 524। या तो ये आंसर या तो ये आंसर। अब आगे बढ़ते, कह रहा है कि टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज, टेंशन घटाने से, धागा में टेंशन घटाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घटता है, तो टेंशन घटाएंगे तो ये चीज नीचे आ जाएगा, टेंशन घटाएंगे ये फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा, ये भी फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा। अब ये एक बीट है, ये घटा हुआ बीट है, और ये बढ़ा हुआ बीट है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, घटा हुआ बीट के बारे में पूछता है कि बढ़ा हुआ बीट। कह रहा है कि इंक्रीज कर गया, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 7, यानी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ये वाला लाइन। तो कहां से बढ़ता है, यहीं से ना खसक के यहां गया था। कौन सा आंसर हो गया, ओरिजिनल पूछा था कि ओरिजिनल बी का कौन सा होगा, ओरिजिनल ये वाला होगा, 524, इसका हो गया थर्ड वाला। ऐसा बीट में आपको कितना क्वेश्चन करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर नीट का क्वेश्चन इस बार का। देखिए बोर्ड पे कह रहा है कि इतना एनर्जी है, अब डीएनए को तोड़ता है कि क्या करता है, छोड़िए, 10⁻⁻20 जूल है, इसको कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक का नोट जो आपके पास यदि होगा तो पहला ही जो पेज आपका है ऊपर में देखिए लिखा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का मतलब 1.6 × 10⁻90 जूल। वही इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है V से गुना हो जाता है ये जूल। तो 1 जूल में कितना हुआ,
1 जूल में कितना, तो 1/1.6 इंटू माइनस इतना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1 जूल में इतना। तो कितना जूल है ये, 10⁻⁻20 है। तो यहाँ पे कर दीजिए 10⁻⁻20 से गुना कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म होगा, तो ये खत्म हुआ, एक बच गया -1, तो नीचे आ जाएगा, ये -1 एक बच गया, ये नीचे आएगा तो 10 से गुना आ जाएगा 1/16, ये कितना 0.06, इसका आंसर हो गया 4। देखिए सीधा सा क्वेश्चन बस इतना था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नोट्स में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है बस उसको कन्वर्ट करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपने न्यूक्लियाई वाला, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी का जो नोट्स है उसके पेज नंबर 10 पे जाइए। उसके पेज नंबर 10 पे देखिए ऊपर में न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं यूरेनियम पे, तो देखिए किस टाइप से इक्वेशन लिखा हुआ है नोट्स में। देखिए पेज नंबर 10, तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम 235 है, न्यूट्रॉन ऐड हुआ, स्लो न्यूट्रॉन गया, बॉम्बार्डमेंट कराया। यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे फ्यूजन रिएक्शन यूरेनियम का रिएक्टर में होता है। तो नोट्स में ये सब कुछ लिखा हुआ, फ्यूजन होता है, एक न्यूट्रॉन गया मतलब ऊपर में मास बढ़ गया। तो इसके बारे में अभी समझा नहीं रहे हैं, लेकिन ये नोट्स में है कि रिएक्शन होता है तो बैलेंस कर देना, और क्या, कुछ नहीं करना है, सिंपल बैलेंस कर लेना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपने बुकलेट का। बुकलेट का जो पुराना बुकलेट जिनके पास है न्यूक्लियाई का, उसका पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। और जिनके पास नया बुकलेट है न्यूक्लियाई का, पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। एक यूरेनियम है, उसको बॉम्बार्डेड कराया जाता है न्यूट्रॉन से, और इस तरह से एक रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ऊपर में कितना 235, और इसका न्यूट्रॉन का 1 होता है मास, दोनों को जोड़ेंगे तो 236 हो जाना चाहिए। तो देखिए बैलेंस करने के बाद ये दोनों ऐड होके 236 हो जाएगा, कुछ न्यूट्रॉन भी निकलता है। तो ये चीज क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, आपसे पूछा था कि x के जगह क्या होगा, तो 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलता है। तो यहाँ पे आंसर तो सी था, ये बुकलेट का क्वेश्चन था। अब हम लोग इस बार के नीट का क्वेश्चन देखते हैं। पेज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट का है 28 नंबर क्वेश्चन, इस बार के नीट का, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन। देखिए इसमें भी क्या बोलता है, यूरेनियम का आइसोटोप है, इसको भी बॉम्बार्डमेंट कराया गया किससे, न्यूट्रॉन से, और ये बनता है 3 न्यूट्रॉन भी बनता है। जनरली 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलता है बाहर, फिर वो तीनों और टकराता है। तो यहाँ पे हमको उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी बस बता रही क्वेश्चन जैसा था बुकलेट में, क्वेश्चन जैसा नोट्स में लिखा हुआ रिएक्शन उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे करते हैं। यूरेनियम 92 235 है, एक न्यूट्रॉन से टकराया, न्यूट्रॉन का ये हो गया मास, ये तो क्या बनता है, लिखता है क्या जनरेट होता है, Kr36 और यहाँ पे 89, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकलता है। 3 न्यूट्रॉन के लिए क्या है 0 1, कह रहा है कि इसके अलावे क्या निकलता है, इसके अलावे कह रहा है कि और क्या निकलेगा। तो मान लेते x निकल रहा है, जो भी पता करना है अपने को। तो 3 न्यूट्रॉन है, तो ऊपर का मास ये 3 है, तो 3 से न गुना हो जाएगा 1 में, तो ऊपर का मास तो 3 हो गया, और यहां से इन दोनों को जोड़िए 92 बचा, ऊपर में 92 हुआ, और इधर कितना था, ये दोनों जोड़ के 236 में से घटाते हैं, 236 में से 92 को गया, ये 144 मास होना चाहिए। जो भी x होगा ऊपर में 144 ये मास होगा। यानी कौन सा आंसर है, इसका आंसर है बी, सेकंड वाला। तो देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का बुकलेट में भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे अलग कर दिया प्रोडक्ट। आपके नोट्स में भी ये सब जगह पे क्वेश्चन है, तो एकदम रट के नहीं जाना सब कुछ, कुछ भी है आपको तो बैलेंस करना ना, ये ऊपर का मास और इधर का मास, ये दोनों मास को बैलेंस करना होता है। 144 होगा तो बैलेंस हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपने फोटो इलेक्ट्रिक जो आपको पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, किसी भी मेटल के प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होना चाहिए मिनिमम, यानी कभी भी काम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड से। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फार्मूला में हम लोग जानते हैं केमैक्स का HNu - फाई के जगह जो फाई होता है उसके जगह HNu 0 भी बोलते हैं, ये ज़्यादा होना चाहिए, इससे ये वाला ज़्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होगा तभी जाके निकलता है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को, इस बार के नीट के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। अपने फोटो इलेक्ट्रिक के नोट्स में जाइए, सेकेंड वाले पेज पे देखिएगा, बोले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो इसके लिए फ्रीक्वेंसी के थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा टर्म बोले हैं। तो ठीक है, छोड़ दीजिए, अभी वाला क्वेश्चन को देखते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नीट का इस बार का। क्या लिखा है कि एक लाइट का फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड है, गिरता है। तो 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड का, यानी फ्रीक्वेंसी शुरू में है इतना तो आराम से हो जाएगा काम। इतना फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है, यानी इससे ज्यादा है, ये ज्यादा होना ही चाहिए। थ्रेशोल्ड इतना है, ये वाला कितना है, ये वाला क्वेश्चन आपसे बोलता है ये चीज है 1.5 म्यू नॉट, यानी इससे तो ज्यादा है, तो काम होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब वो घूमता है तो करंट बन जाता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, व्हाट विल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी आधा, हाफ, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे, इसी को हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 0.75 म्यू नॉट। अब बताइए इससे ज्यादा है क्या, ये 0.75 इससे तो छोटा हो गया ना, एक से छोटा हो गया ना, 0.75 ये तो एक से छोटा हो गया। तो अब ये फ्रीक्वेंसी अब तो घट गया तो ये चीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा ना, मतलब घट गया मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। सीधा फ्रीक्वेंसी पहले ये था, अब बोलता है 0.75 म्यू नॉट, उससे आधा हो गया, घट गया। अब बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यहां पे होता तो यहां पे करंट चलता, यहां पे करंट नहीं चलेगा। क्वेश्चन में बोला था कि आधा, इंटेंसिटी करता है डबल, तो इंटेंसिटी से कोई यहां पे लेना देना नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं ना, तो इतना कंसेप्ट इतना डिटेल में नहीं जाना, सीधा सीधा बात, शुरू में इतना फ्रीक्वेंसी बोलता है, बाद में इतना बोलता है, आधा हो गया तो अब तो निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, यानी करंट कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो बेसिक है जो बताए थे आपको कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए कभी भी काम होगा तो। आगे बढ़ने से पहले अपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बुकलेट में जाएंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बुकलेट में जाएंगे। जिनके पास पुराना बुकलेट है उसका पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 47, और जिनके पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का न्यू बुकलेट है उसका पेज नंबर 19 का ही क्वेश्चन नंबर 46। नए वाले में 46 नंबर क्वेश्चन हो गया है, पुराने वाले में 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन के एक बार पढ़िए, बोर्ड पे देखिए क्या लिखता है कि दो वेसल है, इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड। ये टर्म को ध्यान रखना है, थर्मली इंसुलेटेड मतलब कि बंद है टर्म, बिल्कुल थर्मली इंसुलेटेड मतलब इस टाइप से। थर्मली इंसुलेटेड मतलब बाहर से इसका हीट वीट का आना जाना नहीं है। अब कह रहा है क्या, वाल्व ज्वाइनिंग ट्यूब ओपन। अब इस जो वेसल को जो कनेक्ट करने वाला वाल्व है उसको खोल दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, तो टेम्परेचर अंदर में कितना होगा। तो टेम्परेचर का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये ठीक है, ये क्वेश्चन था बुकलेट का। अब अपने नोट्स में चले जाइए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स में जाइए, इसको बताए हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझाए हैं। पेज नंबर 5 पे जाइए, पेज नंबर 5 पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे आप दिख रहा होगा आपको क्या बताए हैं। ऊपर में क्या लिखा है, नो हीट लॉस लिखा है ना, थर्मली इंसुलेटेड, नो हीट लॉस, Q बराबर 0। अब चूंकि बाहर से कहीं भी हीट का आदान प्रदान नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ Q बराबर 0 है, ये बस आपको ध्यान रखना है। ये बताइए कि Q बराबर 0 हो तो ये बाहर से कहीं भी आसपास के इन्वायरमेंट से कहीं हीट नहीं जा रहा है, तो कैसा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्या था, Q का लेना देना नहीं होता है, Q ना तो आता है ना जाता है, ना तो लॉस होता है ना गेन होता है, Q 0 होता है क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है ना। अब अपना नीट का क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, इस बार के नीट का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, दो सिलेंडर ए बी है, इक्वल कैपेसिटी है, कनेक्टेड इस तरह से किया हुआ है, स्टॉप कॉक है, मतलब ये कुछ ऐसा लगा हुआ है वाल्व जैसा ही। आइडियल गैस, एक साइड में गैस है दूसरा साइड खाली है, ये खाली है बिल्कुल। करा कि इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, ये वर्ड बहुत ध्यान रखने वाला है, थर्मली इंसुलेटेड मतलब बाहर से कुछ लेना देना इसको नहीं है। तो स्टॉक को सडनली ओपन, अभी इसको खींच लिया जाए, बाहर कर दिया जाए तो करा कौन सा प्रोसेस होगा, तो आपको बता चुके हैं कि हीट का लेना देना नहीं है, थर्मली इंसुलेटेड मतलब कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। यानी वो जो क्वेश्चन आप बनाए होते अपने नोट्स का या फिर बुकलेट का क्वेश्चन, तो आपको इसको एक बार में पढ़ के एक बार में सिर्फ मारना होता, इसको कुछ समझना भी नहीं था, एडियाबेटिक प्रोसेस है। समझ में आया, क्योंकि हीट का आना जाना नहीं है। यहां पे इसको खोल दें तो ये गैस तो निकलेगा ना, ये जाएगा, गैस तो फैलने लगेगा, इसका मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है गैस का, लेकिन ये हीट का आना जाना नहीं, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का देखते हैं, 31 नंबर। करा कि मास है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितना है। तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपको बताएंगे, कोई भी मास की इक्विवेलेंट एनर्जी बताना है तो mc² होता है एनर्जी। कोई मास है वो एनर्जी के बराबर है, वो एनर्जी होता है mc²। मास कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम है, तो मतलब चेंज कर लेंगे। c होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अब इसका स्क्वायर है, बस इसको गुना कर देना है। ये हो गया 9,
स्क्वायर है ना, 9 से होता है 4.5 बनेगा, तो 4.5 का दो ऑप्शन है, तो 10 टू द पावर का यहाँ से दे लेंगे, ये 16 हो गया और क्या है तो 13 हो गया, यानी इसका आंसर थर्ड हो गया। तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको पता है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाए हैं, बिल्कुल आप नोट्स देखिएगा। सिंपल सा बात है कि कोई भी कैपेसिटर है उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो अब जो कैपेसिटी होता है C0 इंटू के हो जाता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ठीक है, तो ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है। के क्या है? के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं और इसका मतलब होता है मीडियम का बटा एयर का। ये नोट्स में आपको लिखवाए भी थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ये बोलते हैं और ये होता है इतना बटा इतना। अभी क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, अपना 32 नंबर क्वेश्चन देखिए नीट का। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एयर में है 6, यानी ये वाला है 6, ये एयर का है 6 और ये है कैपेसिटी, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देता है तो 30 हो जाता है। तो के निकल गया कितना 5 और के कितना होता है, के होता है मीडियम बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हमको मीडियम का चाहिए, मीडियम का परमेबिलिटी कितना है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना 8.85 10 टू द पावर -12 इंटू 5, बस गुना कर लेना है, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो यहाँ से 44 दिख ही रहा है, 4 यानी कि 4 या फिर सेकंड वाला ऑप्शन या 4 वाला ऑप्शन होगा, इसका 4 आंसर है। कर लीजिएगा, 10 टू द पावर का खाली ध्यान रखना है क्या करना है यहाँ पे। तो आपको देखिए यहाँ पे इतना जो बात है, ये फार्मूला और ये फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैट का है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ये तो खैर लगाना, इसी फार्मूला को अप्लाई करना है, तो फार्मूला बेसी हुआ। अभी तक हम लोग को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन नीट का, इस बार का बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का, इससे कितना टफ क्वेश्चन हम लोग अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। एकदम बच्चा जैसा 2 मास दिया है, बोला सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। ऐसे दिया है, एक रॉड है जिसका कोई मास ही नहीं है, एक यहाँ पे कितना है 5 kg का है और यहाँ पे जो दूसरा मास है वो 10 kg का है। कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से 5, लास्ट लाइन में क्या कर रहा है कि 5 kg वाले से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, मान लेते हैं यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, ये तो ऑरिजिन मान लेंगे, ये 0 0 और यहाँ पे ये दूरी कितना 1 है, तो इसका कर लेंगे 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई दोनों का मास 15। ये क्या है मीटर में, क्योंकि ये मीटर में नहीं दिया हुआ था तो ये मीटर में आया। आंसर देखिए किस में दिया हुआ, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे यदि इसको करें तो 0.66 मीटर आया, सेंटीमीटर में 100 से गुना कर देंगे तो 66 सेंटीमीटर। तो 66 या 67 और भी पॉइंट एक और आगे बढ़ता ना, तो 66 ही हो गया, यानी आंसर 4 हो गया उसका। एकदम बच्चा जैसा क्वेश्चन, इसके लिए क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, छोटा सा तो फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपना जो फ्लूइड मैकेनिक्स का स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर है उसका नोट्स में देखिएगा फॉर्मूला स्ट्रेस का, ये इसका यंग्स मॉडुलस का, उसका फॉर्मूला स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स बटा एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अब अपना क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है जो इस बार के नीट का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, एक वायर है जिसका लेंथ L है, जैसे चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, एक वायर बोलता है इसका लेंथ L है, एरिया जो भी A है, लेंथ हो तो वायर चेंज, अब इसका चेंज हो जाता है L से L1 हो जाता है, मास M को लगाया है तो फोर्स नीचे mg लगेगा। तो कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस, यानी यही चीज निकालिए। तो शुरू करते हैं, फोर्स कितना, फोर्स तो mg हो गया बटा एरिया डेल्टा L। कह रहा है कि शुरू में ये है, बाद में L1 लेंथ हो जाता है। देखिए कह रहा है कि लेंथ जो है चेंज करके L1 हो जाता है, तो L से L1 हो गया, बड़ा हो गया, खींचेगा ना, कोई खींचेगा तो लंबा हो जाएगा, तो L1 ज्यादा हो, जैसे इतना लेंथ इसको खींच लें तो नीचे इतना दूर चला गया, पूरा लेंथ कितना है फाइनल ये है, तो डेल्टा L1 हो गया L1 माइनस L डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कितना है L। अब यही आंसर हो गया आपका, यही बस खाली फॉर्मूला आपसे पूछा था, ये आंसर हो गया। नीचे में L1 माइनस L रहेगा, नीचे में L1 माइनस L रहेगा डिनोमिनेटर में, बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन पहला फर्स्ट वाला ऑप्शन में नीचे में डिनोमिनेटर में L1 माइनस L है, देख लीजिए ये आंसर हो गया। बाकी हम लोग बनाएंगे नहीं कि L को ऊपर ले जाएंगे A को नीचे ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे आंसर। बस देखिए कितना सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बस उससे क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 नंबर, इस बार के नीट का क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखिए।
ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है। अपने नोट्स में देखिएगा फार्मूला तो क्या होता है, R/S L1/L2, सिंपल सा फार्मूला है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। जो क्वेश्चन बोलता है बहुत ही आसान फार्मूला होता है मीटर ब्रिज का। इसमें देखिए इसका डायग्राम बना लीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या है, लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंस एज 10 ओम रेसिस्टेंस इन द राइट गैप। यानी कि राइट गैप में 10 ओम है और इधर कुछ रेसिस्टेंस है, इस दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। तो कह रहा है कि जो लेंथ है 3:2 में डिवाइड होता है। इधर को 3 मान लीजिए, इधर को 2। अब x मानने की जरूरत नहीं, 3:2 ही मानिए। तो हमको एक फार्मूला है R/10, यही ना फार्मूला है मीटर ब्रिज का, एकदम सिंपल सा। R/10 बराबर 3/2, ये कैंसिल हुआ 5 से। R बराबर 15 ओम, ये जो आया 15 ओम आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस वायर, इसका यानी इसका लेंथ बोलता है, इसका लेंथ 1.5 मीटर है। तो कह रहा है कि 1 ओम का कितना मीटर होगा, कितना लेंथ होगा उसका। तो कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 15 ओम। इसका कितना है, 15 ओम ना है, ये आया है 15 ओम का लेंथ कितना बताता है, 1.5 मीटर। तो कह रहा है कि 1 ओम जो होगा उसका लेंथ कितना होगा, 1 ओम जो रेसिस्टेंस होगा, तो 1 ओम का कितना होगा लेंथ, तो 1.5 मीटर बाई 15 कटेगा तो 0.1। 0.1 का कौन सा आंसर है, थर्ड वाला। यानी इसी को बोल सकते हैं 1 × 10⁻⁻1, 0.1 को ही, यानी इसका आंसर सी हो गया। तो हमको बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ये जानना था मीटर ब्रिज का ये वाला फार्मूला जानना था, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। बस ये फार्मूला, तो कोई भी मीटर ब्रिज पढ़ता है तो ये फार्मूला आता ही आता है। और ये तो कह रहा था कि इतना ओम में इतना मीटर है, तो इतना ओम के लिए कितना मीटर होगा। तो ये तो सिंपल बात बोलता है, यही मेन था मीटर ब्रिज का, एक सिंपल सा फार्मूला है। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल काइनेमेटिक का फार्मूला है जो सब कोई पढ़ता है। कोई बॉल है, इसको नीचे u वेलोसिटी से फेंक दीजिए। यहाँ पे बॉल आया तो इसका वेलोसिटी तो पक्का बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, g है। तो इतना दूर जो चला उस दूरी को h या s भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ चला तो इसका फार्मूला v² बराबर u² 2g, s के जगह पे h है, तो ये फार्मूला सीधा सीधा। अब देखिए इसी फार्मूला पे एकदम बिल्कुल बेसिक सिंपल सा फार्मूला है, इसी पे क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस बार का नीट का क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक बॉल को ऊपर से फेंका गया है 20 से, u दिया है 20, ये दिया हुआ 20 से फेंका गया, और नीचे में जब आता है ग्राउंड पे तो 80 हो जाता है, यानी ये दिया हुआ 80। अब कह रहा है कि हाइट कितना हो, ये वाला h चाहिए। तो कर लीजिए सॉल्व, 80 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2, g कितना होता है 10 होता है, इंटू h। बस सॉल्व कीजिए और h को बता दीजिए कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रोस्टैट में आपको पढ़ाए थे कि मेटल या कंडक्टर के केस में क्या होता है। कोई भी मेटल या कंडक्टर हो तो आपको पढ़ाए थे कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है, यानी हर जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर में, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में, अंदर वाले पॉइंट पे 0 होता है। जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ही होगा। ये सब जगह पढ़ाते हैं। फॉर्मूला है ना dV बराबर E.dr। यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो dV का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। dV का वैल्यू 0 ही ना आएगा, डिफरेंस करेंगे तो ये चीज हम लोग मेटल के केस में जानते थे कि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब एक क्वेश्चन करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस बार का नीट का क्या कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है कि कोई स्पेस में कोई रीजन है, वॉल्यूम उसका दिया है, लेकिन कह रहा है कि 5 वोल्ट थ्रू आउट है, यानी पोटेंशियल सब जगह पे उतना दूर में कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो dV का वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट। ऐसे नहीं, ऐसे यदि नहीं करने का मर्जी है तो यहां वाला याद रखिएगा, यदि पोटेंशियल कांस्टेंट मेटल के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसका आंसर हो गया सेकेंड वाला 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपने नोट्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स में जाइए, पेज नंबर 20 पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स के पेज नंबर 20 पे देखिए एक ग्राफ है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का इस तरह का ग्राफ है, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इस तरह से घटता है। तो जब रेसिस्टिविटी घटे टेम्परेचर बढ़ाने से, इसका मतलब आपको उस समय भी बताए थे कि अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो कैसा होता है, निगेटिव होता है, घट रहा है ना, तो ऑब्वियस है कि निगेटिव होगा। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जो इस बार का नीट का है 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस बार का नीट का कह रहा है कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है। तो लिखा है इसमें ऑप्शन, सेमीकंडक्टर तो आइडिया हो गया, पर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सेमीकंडक्टर का सिर्फ या इंसुलेटर का भी।
तो ऐसे तो यदि आप सर्च करेंगे अच्छे से, यदि डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो इंसुलेटर का भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में सेमीकंडक्टर के बारे में बोला है, तो सिर्फ सेमीकंडक्टर भी मारेंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इंसुलेटर बहुत ज़्यादा डिटेल में, ये जो क्वेश्चन का ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट, ऐसा डिमांड नहीं है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट विकिपीडिया पूरा पढ़ते रहिए या फिर किसी फॉरेन राइटर का बुक पढ़िए, इतना करना नहीं। जो एनसीईआरटी में काम का बात है बस उतना ही से। एनसीईआरटी में बस ये आपको ग्राफ दिया है सेमीकंडक्टर का, अल्फा इसका निगेटिव है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ मानना चाहिए सेमीकंडक्टर ओनली, तो आपका काम हो जाएगा। वैसे आप पढ़ेंगे विकिपीडिया तो आपको बोलेगा कि इंसुलेटर में भी कभी कभी निगेटिव शो करता है, लेकिन हम लोग को सेमीकंडक्टर से काम चल जाएगा, इससे आपको मार्क्स मिल जाएगा जो सेमीकंडक्टर मारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39 नंबर। देखिए क्या बोलता है, क्या हाइड्रोजन गैस है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दिया है और डेंसिटी चाहे आर का वैल्यू दिया है, तो पीवी बराबर एनआरटी लगाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे आइडियल गैस का इक्वेशन लगा लीजिए, पीवी बराबर एनआरटी। एन है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को हम लोग करते हैं मास बटा मोलिकुलर वेट। हमको चाहिए था क्वेश्चन में क्या, डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी चाहिए ना, तो यहाँ मास दिख रहा है, ये मोलिकुलर वेट है, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, इधर साइड में लिख लीजिए और इस v को इधर ले आइए। मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम तो डेंसिटी हो गया, तो P बराबर ये हो गया रो आर टी बाई एम। हमको तो चाहिए रो डेंसिटी, तो इसी इधर कर लीजिए P M आर टी, बस हो गया काम खत्म। प्रेशर दिया हुआ है, R और T सब दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट, ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 2 ग्राम में होता है तो 10⁻³ कर लेंगे, बाकी सब आपको दिया हो, बस ये निकालना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, पीवी बराबर एनआरटी के बस इस्तेमाल करना था। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम सबको पता है, इतना लेंदी, इतना दिमाग वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ही नहीं, बस फार्मूला पे है। अगला क्वेश्चन करने से पहले अपने नोट्स में, गॉस लॉ के नोट्स में जाएंगे पेज नंबर 6 पे, और यहाँ पे देखिए जैसे कोई मेटल है, कंडक्टर है, इसको चार्ज देते हैं तो सरफेस पे जाता है। मान लेते हैं इसका रेडियस r है और यहाँ से बाहर में आउटसाइड पॉइंट पे, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है k। ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे जमा हो जाता है, सेंटर पे, यहाँ पे चलाता है, KQ/r², एक फार्मूला होता है सीधा। कोई कंडक्टर है, इसको चार्ज दी, इसका रेडियस यहाँ तक r है, बाहर में चेक करें आउटसाइड पॉइंट पे, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है। नोट्स में देखिए पेज नंबर 6 पे आपको बोर्ड पे डिस्प्ले दिख रहा होगा ये फार्मूला। अब देखिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, इस बार के नीट का क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है। स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है 10 और कह रहा है इतना चार्ज दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15। यानी रेडियस है ये दिया है 10, लेकिन कहाँ पे चाहिए, 15 पे, यानी कि रेडियस है 10, इससे बाहर चाहिए, यहाँ पे चाहिए 15, यहाँ पे ना हो गया, रेडियस तो 10 है, 15 पे चाहिए, आउटसाइड पॉइंट हो गया। ये फार्मूला बस खाली लगा देना है। k का वैल्यू हमको पता ही है 9 × 10⁹, चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, r का वैल्यू 15 है ना, ये तो 15 ही हो गया, 15 सेंटीमीटर है, देखिए सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बाकी कैलकुलेशन है। तो ये सीधा सा फार्मूला है जो नोट्स में आपको दिया हुआ है। फार्मूला पे आपको बोला है कि KQ/R डालिए और आंसर बताइए, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ फार्मूला। इतना क्वेश्चन हम लोग अभी कौन सा क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 40 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं, कहीं भी कॉन्सेप्ट आपको दिखा, सारा सिर्फ फार्मूला ही आपको दिख रहा है। एक मीटर ब्रिज था, वो भी सिर्फ फार्मूला ही था, उसको लगा था कि कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा होगा, बिल्कुल इजी ही पूछा है। तो देखिए सिर्फ फार्मूला पे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जो देख लीजिए आप, 41 नंबर क्वेश्चन करा है कि बोर मॉडल किस में वैलिड नहीं होगा। तो बोर मॉडल के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है आउटर मोस्ट में वो एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसमें बोर्स मॉडल काम करता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा देख लीजिए। हाइड्रोजन आइटम तो सही है, हीलियम आयन भी सही है, ड्यूट्रॉन आइटम भी सही है, सिंगली अनाइज्ड नियॉन आइटम, ये वाला आंसर गलत हो गया क्योंकि किसी आउटर मोस्ट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं होगा, इसका 1 हो गया। यानी कि आप देखिएगा कि 41 क्वेश्चन तक अभी तक में बनाने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो ठीक है, देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इस बार आया है और ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड है और कुछ एनसीईआरटी से टच किया हुआ चीज़ है। तो आप लोगों को पढ़ना कैसे, जो 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं खास करके नीट के लिए,
जेई मेन का तो थोड़ा सा ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा, पर जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जो नोट्स मेरा है पूरा कमांड कीजिए। बुकलेट में भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइए। बहुत जो ज़्यादा टफ का क्वेश्चन है बुकलेट में उसको मत बनाइए, पर एवरेज लेवल और जो आसान वाला कॉन्सेप्चुअल है उस सब को बना के जाइए। और एनसीईआरटी का जरूर करके जाइए। एनसीईआरटी का कुछ ग्राफ है इंपॉर्टेंट, तो सब करके जाइए, क्योंकि इस बार देखिए सिर्फ करेंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, सारा का सारा आपको इस पे पूछा, एनसीईआरटी से पूछा है। जैसे कार्बन रेसिस्टर पूछा, सेमीकंडक्टर का पूछा, कंडक्टर का ग्राफ पूछा और आपको मोबिलिटी पूछा। एक ही जगह से अपने नोट्स में देख रहे थे 19 नंबर 20 नंबर पेज से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा है। तो एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी को करके जाना है। वो सारा कुछ हम ही करवाएंगे, आपको अपने से कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, सारा जो अच्छा अच्छा पॉइंट है वो सारा हम खुद करवाएंगे। आपको बस रिवाइज करना है, जो हम करवा दिए उसको रिवाइज कीजिए। और अपना जब क्वेश्चन बनाएंगे तो दिमाग जरूर लगाइए। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो तुरंत ये नहीं कि मेरा सॉल्यूशन देख लें, जब वीडियो में आप देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो आपको सोचने का प्रोसेस बढ़ेगा माइंड में और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखिए और पढ़ाई की अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय।